दुनिया की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हैं हम। नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। नमस्कार, मैं हूं शीतल राजपूत। आइए शुरुआत करें सुपरफास्ट 100 की खबरों की। महाराष्ट्र की 288 और हरियाणा की 90 विधानसभा सीटों के लिए मतदान खत्म हो गया है। चुनाव नतीजे दोनों राज्यों में एक साथ 19 अक्टूबर को आएंगे। महाराष्ट्र में 62% मतदान हुआ है, जो कि पिछली बार की तुलना में 3% ज्यादा है। 2009 में यहां पर 59% वोटिंग हुई थी। वहीं हरियाणा में पिछली बार की वोटिंग का रिकॉर्ड टूट गया। यहां 73% वोटिंग हुई। 2009 में यहां 72.3% लोगों ने वोट डाला था। महाराष्ट्र में त्रिशंकु विधानसभा के आसार हैं। इंडिया न्यूज और एक्सिस के एग्जिट पोल में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई नजर आ रही है। उसे 103 सीटें मिलती हैं, लेकिन बहुमत से बहुत दूर है। एग्जिट पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा होता दिख रहा है। 2009 के मुकाबले उसे 57 सीटों का फायदा हो रहा है, जबकि कांग्रेस को 37 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में कोंकण क्षेत्र में शिवसेना को सबसे ज्यादा 33 सीटें, जबकि बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनसीपी को 6 सीटें मिल रही हैं। कांग्रेस को 37 सीटों का नुकसान दिखाई दे रहा है। एग्जिट पोल में कोंकण क्षेत्र में शिवसेना को सबसे ज्यादा 33 सीटें, जबकि बीजेपी को 18 और कांग्रेस को 12 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। वहीं एनसीपी को 6 सीटें मिल रही हैं। विदर्भ क्षेत्र में बीजेपी भारी पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहां बीजेपी को 38, कांग्रेस को 11, शिवसेना को 8, एनसीपी और एमएनएस को 1-1 सीट मिलती दिख रही है। मराठवाड़ा क्षेत्र में बीजेपी और शिवसेना को 15-15 सीटें, जबकि कांग्रेस को 9 और एनसीपी को 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर एमएनएस खाता तक नहीं खोल रही। खानदेश में भी बीजेपी बाजी मार रही है। यहां उसे 21, शिवसेना को 11, एनसीपी को 8 और कांग्रेस को 6 सीटें मिलती दिख रही हैं। यहां एमएनएस को 1 सीट मिल रही है। एग्जिट पोल के मुताबिक वेस्टर्न घाट इलाके में 58 सीटों में से 21 सीटें शिवसेना को मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि बीजेपी को 11, कांग्रेस को 7 और एनसीपी को 18 सीटें मिल रही हैं। शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मताधिकार का इस्तेमाल आज सुबह किया। पत्नी और बेटे आदित्य ठाकरे के साथ वो वोट देने पहुंचे। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मुंबई में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। उनके साथ उनकी पत्नी थी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर में मतदान किया, तो सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पुणे में वोट डाला। महाराष्ट्र बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने भी मतदान किया। नागपुर में देवेंद्र फडणवीस और मुंबई में विनोद तावड़े ने वोट डाला। बीजेपी नेता पंकजा मुंडे ने बीड़ में मतदान किया। वोट से पहले उन्होंने अपने पिता स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे को श्रद्धांजलि दी। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम पृथ्वीराज चव्हाण ने कराड़ में वोट डाला, तो एक और पूर्व सीएम और सांसद अशोक चव्हाण ने नांदेड़ में मतदान दिया। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने मुंबई में मतदान किया, तो उनके भतीजे और पूर्व डिप्टी सीएम अजीत पवार ने बारामती में वोट डाला। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार की बेटी और सांसद सुप्रिया सुले ने बारामती में वोट डाला। मतदान के बाद परिजनों के साथ उन्होंने सेल्फी भी ली। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री सुशील शिंदे परिवार के साथ सोलापुर में मतदान करने पहुंचे। उनके साथ विधायक बेटी परिणीति शिंदे भी थीं। एक्टर सलमान खान ने मुंबई में मतदान किया। उनके पिता सलीम खान और भाई अरबाज खान ने भी वोट डाला। सलमान खान वोट देकर निकले, तो प्रशंसकों ने उन्हें घेर लिया। उन्होंने सबके साथ हाथ मिलाए। एक्टर शाहरुख खान ने मुंबई में मताधिकार का इस्तेमाल किया। वो पत्नी गौरी खान के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। एक्टर रणबीर कपूर ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मुंबई में उन्होंने मतदान किया। अभिनेत्री और राज्यसभा सांसद जया बच्चन ने अपने बेटे और अभिनेता अभिषेक बच्चन के साथ वोट डाला, तो उन्होंने मुंबई के जुहू में मतदान किया। मुंबई के बांद्रा में सदाबहार एक्ट्रेस रेखा ने वोट डाला। बूथ पर उन्हें देखकर बाकी मतदाता हैरान रह गए। मुंबई में फिल्म अभिनेत्री और बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने भी वोट डाला। उनकी बेटी ईशा देओल उनके साथ थी। मुंबई में फिल्मी हस्तियों ने जमकर वोट डाले। अभिनेत्री सोनाली बेंद्रे, एक्टर आमिर खान की पत्नी किरण राव और भाग्यश्री ने मतदान किया। मुंबई में फिल्म अभिनेता अनिल कपूर अपनी बेटी सोनम कपूर के साथ वोट डालने के लिए पहुंचे। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा की पत्नी पूनम सिन्हा ने भी वोट डाला। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने मुंबई में मतदान किया। उनके साथ वोट देने उनकी पत्नी अंजलि तेंदुलकर भी पहुंची।
उद्योगपति अनिल अंबानी ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया और मुंबई में मतदान किया। हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के सांगी में वोट डाला और उन्होंने फिर से कांग्रेस की जीत का दावा किया। हरियाणा जन चेतना पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा ने अंबाला में मतदान किया। विनोद शर्मा अंबाला से उम्मीदवार भी। हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा के आदमपुर में अपने मत का प्रयोग किया। कुलदीप बिश्नोई के साथ उनके बेटे भव्य ने भी वोट डाला। बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु ने हिसार के खेड़ा खेड़ी से अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, तो वहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह ने इमरखा में मतदान किया। आईएनएलडी के वरिष्ठ नेता अभय चौटाला ने सिरसा के डबवाली में अपने मत का प्रयोग किया। अभय सिंह चौटाला ने विश्वास जताया कि जीत उन्हीं की होगी। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद में वोट डाला, तो रक्षा राज्य मंत्री इंद्रजीत सिंह ने रेवाड़ी में मतदान किया। हरियाणा में कई जगह वोटिंग के दौरान बवाल भी हुआ। सिरसा के गौशाला में आईएनएलडी समर्थकों और गोपाल कांडा के बीच झड़प हो गई। आईएनएलडी समर्थकों ने कांडा की गाड़ी में तोड़फोड़ की। आरोप यह है कि हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा ने आईएनएलडी के प्रत्याशी के भाई को तमाचा जड़ दिया था, जिसके बाद आईएनएलडी समर्थकों ने बवाल खड़ा कर दिया। उधर सिरसा के खेड़ा गांव में आईएनएलडी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट और गोलीबारी हुई। गोलीबारी में एक शख्स घायल हो गया। हिसार के बास गांव में वोटिंग के दौरान आईएनएलडी और बीजेपी समर्थकों में भिड़ंत हो गई। दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच में काफी देर तक हंगामा चलता रहा। वोटिंग में धांधली की खबर के बाद बीजेपी और आईएनएलडी समर्थक भिड़ गए थे। बाद में मौके पर बीजेपी नेता कैप्टन अभिमन्यु पहुंचे और हालात का जायजा लिया। हरियाणा के बरवाला विधानसभा के नियाना गांव में वोटिंग के दौरान जमकर बवाल हुआ। कई मोटरसाइकिलें फूंक दी गई और जमकर पथराव भी हुआ। बताया जा रहा है कि नियाना गांव के कुछ बूथ्स पर फर्जी वोटिंग को लेकर दो पक्षों के बीच पहले बहस हुई और फिर पत्थरबाजी शुरू हो गई। पुलिस ने हल्का बल प्रयोग पर हालात पर काबू पाया। स्थिति तनावपूर्ण देखते हुए गांव में भारी पुलिस को तैनात किया गया। सामना में पीएम नरेंद्र मोदी पर हो रहे हमले पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पलटवार किया और उन्होंने कहा कि पीएम का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। दरअसल शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने कहा था कि जब एक चाय वाला पीएम बन सकता है तो वो सीएम क्यों नहीं बन सकते। बाद में सफाई दी कि उन्होंने आम आदमी की बात कही थी। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि गठबंधन का युग खत्म नहीं हुआ है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी को बहुमत मिलेगी। शाह ने गठबंधन टूटने के लिए शिवसेना को ही जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने अपनी बात रखी थी, लेकिन शिवसेना मानी ही नहीं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पंजाब में अकाली दल से गठबंधन तोड़ने की खबरों का खंडन किया और कहा कि अकाली दल से अच्छे संबंध बने हुए हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी 16 अक्टूबर को पंजाब दौरे पर रहेंगे। एनएसयूआई के कार्यक्रम में शरीक होने के साथ ही वो कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई ने क्लीन एंड ग्रीन असम कैंपेन को लॉन्च किया। उन्होंने भरोसा जताया कि 2019 तक असम गंदगी मुक्त प्रदेश होगा। वहीं गोगोई ने यह भी साफ किया कि उन्होंने पीएम मोदी को देखकर स्वच्छ अभियान की शुरुआत नहीं की है और ये परंपरा तो कांग्रेस की ही रही है। बिहार के समस्तीपुर में एक कार्यक्रम में पहुंचे सीएम जीतन राम मांझी का हेलीकॉप्टर कीचड़ में फंस गया। बाद में सुरक्षा कर्मियों ने धकेलकर उन्हें हेलीकॉप्टर को बाहर निकाला। समस्तीपुर में सुबह से हो रही बारिश के चलते हेलीपैड के पास कीचड़ जमा हो गया था, जहां पर उतरने के लिए ही हेलीकॉप्टर निकला था, लेकिन फंस गया। काफी मशक्कत के बाद उसे निकाला जा सका। पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर तोड़ा है। एलओसी पर पुंछ के किरनी, शाहपुर और सब्जियां में पाकिस्तान ने फायरिंग की। सुबह सुबह पाकिस्तान ने सीमा पार से जबरदस्त फायरिंग की और मोर्टार भी दागे, जिसका भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया। उधर जम्मू कश्मीर के ही राजौरी में सेना के जवानों ने एलओसी पर पाकिस्तान की बड़ी साजिश का पर्दाफाश किया। जवानों ने सीमा पर बिछाई गई लैंडमाइंस बरामद की। सेना के जवानों को सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान 720 ग्राम आरडीएक्स भी मिला है। पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़ी साजिश के फिराक में थे आतंकी। पाकिस्तान के सीज फायर के उल्लंघन के विरोध में लखनऊ में लोगों ने पाकिस्तान का झंडा जलाकर अपना विरोध जताया।
यूपी के मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली इलाके में उस समय हड़कंप मच गया जब एक पेट्रोल पंप पर खड़ी बस में अचानक से आग लग गई और बस धू-धू कर जलने लगी। बस के ऊपर से 11,000 वोल्ट के बिजली के तार गुजर रहे थे। उनमें शॉर्ट सर्किट की वजह से चिंगारी बस पर गिरी और बस धू-धू कर जल उठी। बस में आग की खबर पाकर दमकल की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची और घंटों बाद आग पर काबू पाया जा सका। गनीमत ये रही कि हादसे के समय बस खाली थी। गंगा सफाई को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाखुशी जताई है। कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि 10 सालों में गंगा सफाई के लिए कोई काम ही नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार भी लगाई है और कहा है कि सरकार के पास गंगा सफाई को लेकर कोई ठोस विजन नहीं है। गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी में टेक्निकल आदमी को रखने पर सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया और कहा कि मेट्रो मैन ई श्रीधरन जैसे लोगों की जरूरत है। यौन शोषण के आरोपी आसाराम की दूसरी दिवाली भी जेल में ही कटेगी। सुप्रीम कोर्ट ने आसाराम को नियमित जमानत देने से इनकार कर दिया है। आसाराम के लिए थोड़ी राहत की बात यह है कि मेडिकल ग्राउंड पर अंतरिम जमानत देने पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट ने एम्स के डॉक्टर्स से पूछा है कि आसाराम को सर्जरी की जरूरत है या नहीं। इस पर डॉक्टर्स 4 हफ्ते में अपनी रिपोर्ट देंगे। दिल्ली में शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कनाडा के ट्रेड मिनिस्टर से मुलाकात कर 100 स्मार्ट सिटीज बनाने में सहयोग देने की पेशकश की। 100 स्मार्ट शहर बनाने के लिए नायडू ने 4 लाख करोड़ जुटाने के लिए पीएम के सामने पीपीपी मॉडल का प्रस्ताव भी रखा है, जिसके लिए सरकार म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स बेचेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ को 3 बड़े तोहफे दिए। 100 स्मार्ट शहर बनाने के लिए नायडू ने 4 लाख करोड़ जुटाने के लिए पीएम के सामने पीपीपी मॉडल का प्रस्ताव भी रखा है, जिसके लिए सरकार म्यूचुअल फंड्स और बॉन्ड्स बेचेगी। उत्तर प्रदेश के सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ को 3 बड़े तोहफे दिए हैं। उन्होंने आईटीसीटी, ट्रिपल आईटी और मेदांता अवध हॉस्पिटल का शिलान्यास किया। यूपी सरकार ने राज्य कर्मचारियों को दिवाली का बोनस देने का ऐलान किया है, जिससे सरकारी खजाने पर 5 से 6 करोड़ का भार पड़ेगा। ग्लोबल हैंड वॉश डे के मौके पर मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक सरकारी स्कूल में पहुंचकर छात्राओं के हाथ धुलवाए और स्वच्छता का संदेश दिया। उधर मध्य प्रदेश के इंदौर में ग्लोबल हैंड वॉश डे के मौके पर 205 स्कूलों के 27,650 छात्रों ने एक साथ हाथ धोकर गिनीज बुक के लिए दावेदारी भी पेश कर दी। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष सतीश उपाध्याय ने ग्रीन पार्क मार्केट और यूसुफ सराय इलाके में साफ सफाई का जायजा लिया और एमसीडी अधिकारियों को फटकार लगाई। बेंगलुरु में मणिपुर निवासी इंजीनियरिंग के छात्र पर हमला हुआ है। छात्र का कहना है कि हमलावर उससे कन्नड़ में बात करने को कह रहे थे, न कर पाने पर उसे पीटा गया। हमलावरों ने छात्र से कहा उसे कन्नड़ आनी चाहिए, ये भारत है, चीन नहीं। इसके बाद उसे मारा गया। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, लेकिन हमलावरों की पहचान नहीं हो पाई है। एमपी के इंदौर में लोकायुक्त की टीम ने भ्रष्टाचार के मामले में एक बर्खास्त जज को 20,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। यूपी के गोंडा में 2004 से 2006 के बीच हुए करोड़ों के खाद्यान्न घोटाले की जांच के लिए सीबीआई टीम गोंडा पहुंची। सीबीआई ने यहां कोटेदारों और उपभोक्ताओं के बयान दर्ज किए। कानपुर में रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने 2 हवाला कारोबारियों को गिरफ्तार कर लिया। आगरा के नामी बिल्डर ग्रुप पुष्पांजलि के मुख्यालय समेत 1.5 दर्जन ठिकानों पर आयकर विभाग की टीम ने छापे मारे।